नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 17। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित आपके जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के द्वारा, उनमें दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग इस टॉपिक से संबंधित 41 दोस्तों क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस सेशन को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से भी जाना जाता है। यानी दोस्तों भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो संसद का ऊपरी सदन कहलाता है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा जो है ये भारतीय संसद का उच्च सदन यानी ऊपरी सदन कहा जाता है। यानी भारतीय लोकतंत्र का दोस्तों ये ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। अगर बात करें जो राज्यसभा दोस्तों भारतीय संविधान में इसका जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में किया गया है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना, जो आर्टिकल 80 है यानी 80 जो है दोस्तों, इसमें राज्यसभा के बारे में बात कही गई है कि भारतीय संसद में एक राज्यसभा होगी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है 80, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जो कार्यकाल पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसका कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए होता है। अगर बात करें दोस्तों इसमें वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों 245। कितने हैं? 245 सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों इनकी जो अधिकतम संख्या कितनी है, तो दोस्तों अधिकतम संख्या आपको याद रखना है, तो वो कितनी है? 250 है। कितनी है दोस्तों? 250 है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों इसके जो हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर 245 हैं इनमें से थे दोस्तों जो 12 सदस्य हैं, दोस्तों जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों। तो दोस्तों राज्यसभा को जो स्थायी सदन कहा जाता है इसका क्या रीज़न, इसको क्यों दोस्तों स्थायी सदन बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, इसको इसलिए स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा दोस्तों है इसको विघटित नहीं किया जाता, ना ही दोस्तों इसको भंग किया जा सकता, क्योंकि ये संसद का एक स्थायी सदन है। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को क्या कर सकता है, आपको याद रखना दोस्तों, लोकसभा को वो भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। तो इस बात को आपको याद रखना है, राज्यसभा को दोस्तों कोई भी भंग नहीं कर सकता, ये अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो आपको लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया, आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। तो आपको याद रखना दोस्तों राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या वो कितनी है, तो दोस्तों 250। कितने? 250। अधिकतम 250 है। अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों कितनी है, तो यानी कितने सदस्य हैं, तो 245। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या, यानी वर्तमान समय में जो राज्यसभा में जो प्रभावी संख्या है वो कितनी है। अभी हमने आपको बताया भी,
तो दोस्तों कितनी है, तो 245। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इन 245 में से दोस्तों 12 जो सदस्य होते हैं उनको कौन नामित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा वो नामित किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से लास्ट तक पूरी देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, और इस टॉपिक से 100% दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। कितने, 12, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है। यानी दोस्तों जो राज्यसभा है इसमें किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, जो राज्यसभा में इसमें जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो उपर्युक्त दोनों यानी राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा जो है इसमें राज्यों का तथा संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। यानी दोस्तों ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनमें विधानसभाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो किस प्रकार से उनका चयन किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर याद रखिए दोस्तों, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, इनके लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल का आयोजन किया जाता है, उसी के द्वारा दोस्तों इनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं जहाँ पर विधानसभाएँ नहीं होती। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा दोस्तों जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है वो किया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। यानी दोस्तों राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है वो कौन करता है। तो दोस्तों ये जो किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा दोस्तों जो राज्यसभा के लिए राज्य के प्रतिनिधियों का जो है वो निर्वाचन किया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है राज्य की जनसंख्या पर जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि ऐसी कौन सी राज्यसभा है जिसमें किस राज्य के प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो आपको याद रखना दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 31 हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों, 31 सीटें हैं, जिनमें से दोस्तों एक सीट क्या है, खाली है। एक सीट क्या है दोस्तों, वो खाली है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है, कितने चुने जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 31, क्योंकि 31 सीटें हैं तो 31 ही चुने जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। यानी यहाँ पर दोस्तों बताना है यहाँ पर किस ऑप्शन में और कौन से राज्य में जो राज्यसभा की सीटें हो बिल्कुल समान है, ये बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों दोनों में एक एक सीट है। बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक एक सीट है। और इसके बाद अगर बात करें उड़ीसा एवं राजस्थान की, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक एक सीट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। यानी दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों वो कौन है, तो वो दिल्ली एवं पुदुचेरी, इसका दोस्तों जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा में होता है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो दोस्तों अभी हमने बताया भी है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा राज्य युग्म है जिसमें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो दोस्तों वो कौन है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों बिहार से जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है वो कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों काफ़ी, क्योंकि आपके एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो बिहार से 16 यानी 16 सदस्य दोस्तों निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस अभ्यर्थी की जो आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों 30 वर्ष। 30 वर्ष दोस्तों उसकी आयु कम से कम पूरी होनी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों लोकसभा चुनाव की, तो दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए जो कम से कम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। 25 वर्ष दोस्तों वो आयु पूर्ण कर चुका हो, तभी दोस्तों लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में दोस्तों हर 2 साल में इनका दोस्तों हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के 50 सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया इस क्वेश्चन का कि जो राज्यसभा में दोस्तों जो राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। तो कितने साल में, तो 2 वर्ष में। तो इस बात को आप लोग याद रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को तो भंग कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं भंग कर सकता। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा, ये एक स्थायी सदन है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको याद रखना, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है। यानी दोस्तों जो राज्यसभा के सभी सदस्य हैं उनका निर्वाचक क्या एक साथ हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु, यानी इसका क्या कारण है दोस्तों, लोकसभा की भांति जो राज्यसभा कभी नहीं यानी लोकसभा तो भंग हो जाती है, राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका क्या कारण है, इसका क्या रीज़न है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी दोस्तों हर 2 साल में दोस्तों उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा। तो इसी के कारण दोस्तों राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति से पद मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये बिल्कुल कथन सही नहीं है कि 2/3 नहीं दोस्तों, 1/3 अगर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर गलत वाला चेक करना था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको याद रहे राज्यसभा में दोस्तों सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 250 बिल्कुल सही है। राज्यसभा दोस्तों निरंतरता का प्रतीक है और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया गया, ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या होती है। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति संख्या यानी जो कोरम संख्या है वो दोस्तों कितने कुल सदस्यों का यानी जो कुल सदस्य की संख्या होती है उनका दोस्तों 1/10 होता है, 1/10 होता। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और आपको याद रखना है जो राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए जो निर्धारित संख्या निर्धारित की गई वो कितनी है। तो दोस्तों वो 25 है। कितनी है दोस्तों, 25 यानी 25। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार पूछा गया, इसलिए मैं इस वीडियो में लिया हुआ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, राज्यसभा को कभी कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है दोस्तों, ये स्थायी सदन है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता। तो आप लोग इस बात को याद रखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता। तो आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति किस प्रकार से चुना जाता है। यानी दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होता है वो किस प्रकार से चुना जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। यानी लोकसभा एवं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनके इन द्वारा जो है संयुक्त रूप से चुना जाता है जो राज्यसभा का सभापति होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। यानी दोस्तों राज्यसभा के सभापति की अगर किसी कारण के वश अनुपस्थित हो गए हैं तो राज्यसभा का जो कार्य है उसका जो संचालन है वो कौन करता है। तो दोस्तों इनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा, तो उपसभापति करेंगे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। यानी दोस्तों राज्यसभा का जो उपसभापति होगा उसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों उसका जो निर्वाचन है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। यानी दोस्तों जो राज्यसभा के द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष के बाद दोस्तों 1/3 सदस्य जो हैं वो अपने पद से यानी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद फिर उतने ही सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। तो इसलिए इसे द्विवार्षिक चुनाव बोला गया है। तो इसकी जो अधिसूचना है वो कौन जारी करता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है किस प्रकार से। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दोस्तों राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्योंकि दोस्तों यही क्या थे, भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति थे।
और आपको मालूम है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो वही बात यहाँ पर पूछी गई है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। स्वतंत्र भारत के जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक जो अधिकार प्राप्त हैं वो दोस्तों किसके संबंध में प्राप्त हैं। तो दोस्तों नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। और दोस्तों ये जो बात है, ये दोस्तों जो बात है किस आर्टिकल में कही गई है, तो 312 जो संविधान का आर्टिकल है उसमें ये बात कही गई है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो दोस्तों जो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से जो विशेष महत्व है वो दोस्तों किसको है, तो दोस्तों राज्यसभा के प्रस्ताव का, इसका दोस्तों बहुत विशेष महत्व है जो नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने का, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। अभी हमने बताया दोस्तों जो 312 है वो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने से, यानी इनकी जो है स्थापना करने से ये दोस्तों अधिकार प्रदान करता है 312 संविधान का आर्टिकल, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। यानी दोस्तों अगर राज्यसभा जो है अपना जो धन विधेयक पर अपनी जो सहमति है वो कितने दिनों तक रोक सकती है, तो दोस्तों 14 दिन तक। कितने दिनों तक, 14 दिन तक वो रोक सकती है, तो आपको इस बात को याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें दोस्तों धन विधेयक संबंधी जो परिभाषा है ये संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, तो दोस्तों संविधान का जो 110 आर्टिकल है उसमें ये बात कही गई, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। यानी दोस्तों जो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है वो कितने समय के बाद लौटा देना चाहिए, तो आपको दोस्तों याद रखना 14 दिन के बाद दोस्तों उसे लौटा देना चाहिए। कितने दिन के बाद, 14 दिन के बाद, तो इस बात को याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। अभी हमने बताया दोस्तों जो राज्यसभा में वर्तमान समय में दोस्तों 245 सदस्य हैं। इन 245 सदस्य में से दोस्तों 12 ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नामित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। यानी दोस्तों जो राज्यसभा का एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार है वो क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने। ठीक है, इस प्रकार का दोस्तों जो अधिकार है वो राज्यसभा को प्राप्त है। अगर बात करें दोस्तों ये जो बात है किस आर्टिकल में कही गई है, तो आपका 249 दोस्तों आर्टिकल है उसमें ये बात कही गई है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 41 कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों संसद की जो बैठक होती हैं, जो 2 सत्र होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने दिन का होना चाहिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्ज़ाम के लिए, तो सभी दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया, सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना इस वीडियो को। और इस चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हमारे इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो GK GS की क्लास है वो बिल्कुल टॉपिक वाइज मिल रही है, चाहे वो स्टैटिक की हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पायलटी हो, या दोस्तों आपकी चाहे हिस्ट्री हो, सभी की दोस्तों क्लासेस बिल्कुल
आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रोवाइड की जा रही है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर इन सभी वीडियो को एक बार देखिएगा। इनकी दोस्तों प्लेलिस्ट आपको हमारे इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।